Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about the electromagnetic wave theory. So students, उस पे चलने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। तरीका मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। बेल आइकन का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स? अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे चलने से पहले ये देखेंगे भी जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था, ठीक है, वो क्या चीजें पूरी नहीं कर पाया जिसकी वजह से हम बोहर मॉडल तक पहुंचे। बोहर मॉडल तक पहुंचने के लिए हमें दो थ्योरीज के बारे में जानना पड़ा जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी मिली। तो सबसे पहले तो क्या है देखिए, सबसे पहले आता है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसकी फेलियर की बात हो रही है। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स अल्फा रेज एमिट हुई हैं किसी रेडियो एक्टिव रेडियम से, हमने यही लिया था, जब वो ट्रैवल कर रही थी और थिन फॉइल को उसने हिट किया, उसके बाद उसने क्या किया, थिन फॉइल को हिट करने के बाद अपना पाथ जो है डेविएट करा विद अ स्मॉल एंगल। कई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट ट्रैवल कर गई, लेकिन कई ऐसी अल्फा पार्टिकल्स थी जो बाउंस बैक भी कर गई। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसने हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया था। हाँ जी, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज है। सारा का सारा एटम का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसने हमें उसके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि एक पार्ट मतलब एटम बना होता है दो चीजों से, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम देखने वाले हैं भी फेलियर क्या रहा इस थ्योरी का। इलेक्ट्रोमैग्नेट फेलियर क्या रहा, तो अब हम देखने वाले हैं फेलियर क्या रहा। तो अब हम देखने वाले हैं फेलियर क्या रहा रदरफोर्ड मॉडल का। ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसका क्या फेलियर रहा? इसका फेलियर ये था दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भी एटम स्टेबल है तो कैसे है, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड फेलियर क्या रहा रदरफोर्ड मॉडल का? इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि फर्दर आगे एक्सप्लेन किया गया। तो ये दो इसके फेलियर्स रहे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी कि हम देखेंगे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उसके बाद हम चलेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम पे। तो सबसे पहले तो आप फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना है। अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा भी जो फेलियर था, पहला फेलियर ये था भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। तो जब वो एक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस लाइन स्पेक्ट्रा, अगर हमें लाइन स्पेक्ट्रा को स्टडी करना है, जो कि उसका फेलियर था, वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट। हमें लाइट की नेचर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो किसने एक्सप्लेन किया, विच वॉज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो बेसिकली ये था भी जो रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर था, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वाला, लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और उसके बाद प्लैंक्स थ्योरी, जो कि फर्दर लीड करेगी बोहर मॉडल ऑफ एटम की तरफ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो यस स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है बेसिकली, जैसे कि आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और वेव यानी कि ऑब्वियसली वेव, जो कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इस थ्योरी के अंदर हम देखने वाले हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का
वेव के साथ क्या कनेक्शन है और ये थ्योरी हमें क्या स्टेट करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी जेम्स मैक्सवेल ने इन 1864। सेकेंड चीज स्टूडेंट्स इसमें ये है भी कोई भी एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी इज एमिटेड, यानी कि एनर्जी एमिट होती है, रेडिएट होती है, ठीक है, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स में से, कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो एनर्जी एमिट हो रही है या रेडिएट हो रही है वो किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म तक आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ सन, राइट, तो सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है इन द फॉर्म, सन क्या करता है? अपनी एमिट करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो हेयर एनर्जी इज ट्रांसमिटेड और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सोर्स में से जब भी एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में की जाती है, और इन रेडिएशंस को कहा जाता है, उस एनर्जी को कहा जाता है बेसिकली जो ट्रांसफर की गई है, उन्हें बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होती है वो कहलाती है रेडिएंट एनर्जी। एक बार डेफिनेशन फिर से देखिए, एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी एमिट होती है फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स ले लीजिए, कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी एमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है, निकल रही है, तो उस एनर्जी को कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, भी किसी भी सोर्स में से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट होगी। तो अब वो रेडिएशन किस चीज की बनी होती हैं? द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रेडिएशन बनी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम पे मैंने दिखाया है कि अगर प्रोपेगेशन ये है वेव का भी, मतलब ऐसे प्रोपेगेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जहां से वेव एमिट हो रही है उसके भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। बेसिकली इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। तो आपको ये बेसिकली ऐसे पता नहीं चलेगा, तो मैं ऐसे बताती हूँ। देखिए, ये जैसे मान लीजिए मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो मेरी वेव ऐसे है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी ये वेव इसके ऐसे 90 डिग्री एंगल पे है, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में बोलूं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे है, ये देखिए, अगर मैं ऐसे ऐसे, आपको पता है सांप ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है, राइट, मैंने अभी ऐसे ऐसे किया, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे करूंगी तो ये क्या है? ये जेड डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने कहा 3D स्ट्रक्चर है। ऐसे ऐसे करूंगी तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पहले मैंने ऐसे किया, एक्स एक्सिस है, यानी कि ये इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री पे है, प्लस ये इसके कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है? 90 डिग्री पे है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डिनोट कर रही हूँ, और ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब आपके सामने एक डायग्राम आएगा जो कि 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की वो जो है परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। प्लस एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जेड जो एक्सिस है वो हवा में है कुछ इस प्रकार, तो इस जेड एक्सिस को मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, यानी कि ये इसके 90 डिग्री पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपको उस डायग्राम से, उस स्ट्रक्चर से जो फोटो आपको अपीयर हो रही है उससे ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इट इज बेसिकली अ 3D अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए कि किसी भी सोर्स में से अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो रही है, और वो रेडिएशन कंसिस्ट करती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जहां से वेव ओरिजिनेट हो रही है, प्लस एक दूसरे के लिए भी ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको नोट करके अब हम देखने लगे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेव बन रही है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स,
अब ऐसी वेव जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट हो रही है, जिसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकती हूँ, उसकी दो प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने EMW लिखा है, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेकेंड प्रॉपर्टी है दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करती। अब डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, भी वो अपना पाथ चेंज नहीं करती, वो स्ट्रेट एक हम कहे लाइन में ही ट्रैवल करती है। यानी कि अगर ये इसका प्रोपिगेशन है तो ये ही रहेगा, भी कहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी और उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, नीचे चलेगी स्मॉल एंगल से ऊपर चलेगी, ऐसा नहीं है। वो अपना पाथ डिफ्लेक्ट नहीं करती व्हेन पुट इनटू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम चलने लगे हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की तरफ, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। एक वेव क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करता है, जैसे कि वेवलेंथ हो गया उसके अंदर, ठीक है, पीरियड हो गया, टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। सो हम देखते हैं सबसे पहले भी एक वेव कंसिस्ट कैसे होती है। मैंने बोला वेव कुछ इस फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब मैं ऐसे क्यों जा रही हूँ, पहले मैं ऊपर गई फिर मैं नीचे गई, क्यों जा रही हूँ, क्योंकि एक वेव कंटेन करती है एक क्रस्ट यानी कि ये वाला पोर्शन, फिर वो कंटेन करती है एक ट्रफ यानी कि नीचे वाला ऐसा पोर्शन। ये हुई मेरी क्रस्ट, फिर ये हुई मेरी ट्रफ, फिर हुई क्रस्ट, फिर ट्रफ। तो इस प्रकार से एक वेव होती है। अब आप देख सकते हो ये जो हाइट होती है इस एक्सिस से, जैसे कुछ इस तरह से है, ये ऐसे है, तो ये जो हाइट होगी इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये होता है एम्पलीट्यूड। उसके बाद देखिए, अगर मैं कहूं वेवलेंथ क्या होता है, तो दो सक्सेसिव क्रस्ट, यानी कि मैं कहूं ये क्रस्ट और ये क्रस्ट है, इसके सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे हम वेवलेंथ, जिसे मैं लैम्डा से डिनोट करती हूँ। या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में, ट्रफ नीचे वाली होती है तो इसके सेंटर से लेकर यहां तक, तो ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो अब आप देखिए वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ के साथ वाली, बिल्कुल साथ वाली, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को हम ए के ऊपर नॉट लगाते हैं, एंड मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को मीटर में, सेंटीमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग, इन सब में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस इन पे बहुत बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो चुका है आपका एटॉमिक नंबर वाली वीडियो से ही। तो आप यहाँ देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर उसने पूछा है भी आप वेव लेंथ जो है मीटर में निकाल के दिखाइए, और आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है, और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो डायरेक्ट है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। तो आप उस टाइम कन्वर्जन यूनिट्स का ध्यान रख सकते हैं। प्लस अगर आपसे पिकोमीटर में कोई दे दी जाए, उसे मीटर में करना है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर्स होता है। तो आपने ये चीज समझ ली होगी कि वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का। तो इसे पहले पॉज करके डायग्राम को बनाइए। जो ये चीज मैं कह रही हूँ ये अब आप होप सबको क्लियर होगी, क्योंकि एक वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो इसे एक वेव बनाता है। प्लस उसके बाद मैंने आपको चीजें बताई हैं जो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो अब आती है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या स्टेट करती है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी तक हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता क्या है इन टर्म्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स की टर्म में स्टूडेंट मैं कहूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे 1 सेकंड में कितनी वेव्स ट्रैवल करती हैं। मैंने बोला ये पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस करेंगी, तो वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में इस पे 1 गई चली, 2 गई चली, ठीक है, 3 गई चली, ऐसे 4 गई चली, मतलब जितनी वेव्स ट्रैवल कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से एट
मतलब इन 1 सेकेंड, उसे मैं कहूंगी उसकी फ्रीक्वेंसी। सो डेफिनेशन देखिए, फ्रीक्वेंसी को हम v को हल्का सा टेढ़ा करके लिखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, ये होता है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक गिवन पॉइंट से कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, पास करके जा रही हैं, वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब फ्रीक्वेंसी को हम मेजर किन यूनिट्स में करते हैं? जैसे डिस्टेंस को तो आप मेजर मीटर में करते हो, सेंटीमीटर में करते हो, टाइम को आप सेकंड्स में करते हो, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में यूजुअली मेजर करते हैं। सेकंड चीज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कितनी वेव्स ट्रैवल करेंगी एक सेकंड में, तो एक वेव को हम बोलते हैं उसका साइकिल। भी इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, जैसे देखिए ये हुआ इसका एक साइकिल, इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, कितनी वेव्स कंप्लीट कर रहा है उस गिवन पॉइंट पे, तो उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, साइकिल पर सेकेंड, या फिर उसे आप हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो अगर आपको हर्ट्ज को साइकिल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। इसे हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को यूजुअली हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम v जो है उसको टिल्ट करके लिखेंगे और ऊपर बार लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। अब वेव नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ वेव इन यूनिट साइकिल। एक यूनिट साइकिल में कितनी वेव्स होती हैं उसे बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर कैलकुलेट करने का स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता था बच्चों, लैम्डा होती थी वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होती थी, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। तो बेसिकली ये क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दे दी गई है, आपसे वेव नंबर पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला पता है, आप यहाँ डालिए वेवलेंथ को और वेव नंबर निकालिए। या फिर किसी क्वेश्चन में आपको वेव नंबर दे दिया जाए और वेवलेंथ पूछ ली जाए तो फिर से ये फॉर्मूला आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले वेव नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, देन वी लुक अप टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। Yes students, the next characteristic is amplitude. एम्पलीट्यूड जैसे कि मैंने आपको इसी के अंदर एक्सप्लेन किया था, ये जो होते हैं क्या है, हाइट होती है क्रस्ट की और डेप्थ होती है ट्रफ की। हाइट मतलब इस तरह से, डेप्थ मतलब नीचे की तरफ। तो एम्पलीट्यूड को हम डिफाइन कर सकते हैं, द हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। ये होता है एम्पलीट्यूड। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कि है वेलोसिटी। तो यस स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन वेव इन 1 सेकेंड। अब आप कहोगे मैम वेवलेंथ भी तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही होता था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन द टू क्रस्ट या कहूँ बिटवीन द टू ट्रफ। लेकिन स्टूडेंट्स वो ये था भी वेव का जो डिस्टेंस है दो क्रस्ट के बीच में, और ये है कि डिस्टेंस एक वेव एक सेकेंड में कितना ट्रैवल करती है, वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी को बेसिकली हम c से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भी वेवलेंथ जो होता है, ठीक है, वेव नंबर जो होता है वो 1 बाय वेवलेंथ होता है। तो अगर मुझे वेलोसिटी को वेव नंबर से रिलेट करना होगा तो आई कैन राइट हियर दैट फ्रीक्वेंसी इंटू 1 बाय वेव नंबर। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे भी आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज वीडियो को पॉज करके नोट करिए। एंड ये डेफिनेशन जो ये कहती है विद डिस्टेंस एक वेव एक सेकंड में जितना ट्रैवल करेगी उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो अब हम चलते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, अब आता है पीरियड। पीरियड को यूजुअली हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितना टाइम लगता है एक वेव को पास करने में, उसे हम बोलते हैं पीरियड या फिर टाइम पीरियड। बेसिकली जो पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। अभी फ्रीक्वेंसी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने,
सो पीरियड को कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी निकाल के, जैसे मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो पीरियड क्या होगा, ऑब्वियसली 1/, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, विद टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, और साथ ही साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, यानी कि हमने वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, इन सब के बारे में हमने देखा। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, फिर रदरफोर्ड साइंटिस्ट के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या फेलियर रहा, भी वो लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब हम देखने लगे हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट होता है वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, क्योंकि मैंने कहा था द एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो भी कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अरेंजमेंट करेंगे, किस वे में अरेंजमेंट होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो हम वेवलेंथ के फॉर्म में, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्म में क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करेंगे, और उससे हम देखेंगे उसका स्पेक्ट्रा। तो अब हम देखने लगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं तो उनकी क्या पोजीशंस आती है और क्या स्पेक्ट्रम होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं इस अरेंजमेंट को। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की। उससे कम वेवलेंथ किसकी है, माइक्रोवेव्स की। उससे कम वेवलेंथ किसकी है, इंफ्रारेड रेज की। उससे कम किसकी है, विजिबल रेज की। उससे कम किसकी है, यूवी रेज की। उससे कम किसकी है, गामा रेज की। और उससे कम किसकी है, कॉस्मिक रेज की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है, सबसे पहले मैं लिखती हूँ सबसे कम किसकी है, फिर सबसे ज्यादा किसकी है। तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, और सबसे कम किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की। तो इसको याद करने के लिए आपको वैसे तो कोई शॉर्टकट है नहीं, लेकिन आप इसको इन शॉर्ट अगर खुद का बनाना चाहो तो कैसे कर सकते हो, कॉस्मिक का सी ले लो, गामा का जी ले लो, यूवी अल्ट्रावायलेट का यू ले लो, विजिबल का वी ले लो, इंफ्रारेड का आई ले लो, माइक्रोवेव का एम ले लो, और रेडियो वेव्स का आर ले लो। ठीक है, CGUVIMR, ये क्या है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, सबसे कम वेवलेंथ है कॉस्मिक रेज की। अब देखिए आपको स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, C इज इक्वल्स टू V इंटू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो कोई भी एक याद रख लो, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लो, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसकी क्या होगी, लैम्डा सबसे कम होगी, सबसे कम लैम्डा है कॉस्मिक रेज की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा, बिल्कुल ऑपोजिट। तो इस ऑर्डर को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो हाँ जी स्टूडेंट्स,
अब आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, जो अभी मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, अरेंजमेंट बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वही आ रही होगी इस फोटो के उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपरली दिख रहा होगा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चाहे तो आप इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं, या फिर आप जो मैंने आपको बनवाया है आप उसे भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के अंदर आपको एक विजिबल रेज भी दिख रही होंगी। विजिबल रेज बेसिकली विबग्योर है, जो रेनबो में कलर होता है। सिर्फ विजिबल रेज ही है जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, बाकी हम कोई भी रेज नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आती है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की क्या लिमिटेशंस रही। तो सबसे पहले लिमिटेशन ये थी, बी इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में नहीं बताया। सेकेंड लिमिटेशन ये रही, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझा नहीं पाई। ठीक है, थर्ड ये थ्योरी क्या नहीं बता पाई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जरूर दिया, लेकिन इसने विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो आप इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 लिमिटेशंस को वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका स्पेक्ट्रम और उनकी लिमिटेशंस, ये वीडियो सारी इन टॉपिक्स पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसी के लिमिटेशंस, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।